आज हम जर्मनी में नाजीवाद, इसके अंतर्गत हिटलर की गृह नीति और हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य और विदेश नीति के प्रमुख कार्य को विस्तार से जानेंगे। हिटलर की गृह नीतियों में उसने कौन सा कार्य किए वो देखेंगे, जैसे कि विरोधियों का सफाया, जर्मनी का केंद्रीकरण, श्रमिक नीति, आर्थिक उत्थान, शिक्षा और साहित्य, फिर धार्मिक नीति। इसके बाद हिटलर की विदेश नीति का उद्देश्य, हिटलर ने निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया: पुनः सस्तीकरण की नीति, प्रचार, मतभेद उत्पन्न करना, ये उसने हथियार अपने बनाए। इसके बाद विदेश नीति के प्रमुख कार्य, जिसमें राष्ट्र संघ से अलग होना, पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता, ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास, सार पर अधिकार, सस्तीकरण, एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता, राय प्रदेश का सैनिकरण, रोम बर्लिन धुरी, बर्लिन टोक्यो धुरी, ऑस्ट्रिया को हड़पना, चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग, म्यूनिख समझौता, चेकोस्लोवाकिया का अंत, सोवियत रूस के साथ संधि और पोलैंड पर आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन बिंदुओं को हम विस्तार से समझेंगे जर्मनी में नाजीवाद के अंतर्गत। तो हमने इससे पूर्व देखा किस प्रकार से जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। हिटलर जनता को यह समझाने में सफल रहता है कि किस प्रकार से वर्साई की संधि के अंतर्गत उनके साथ धोखा किया गया है और जो उस समय की जो सरकारें हैं वो जनता की समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब रही हैं और इससे जनता की जो आर्थिक स्थिति और श्रमिकों की दयनीय स्थिति, कृषकों पर बढ़ता हुआ जो करों का बोझ, ये उनकी आर्थिक दशा को और भी खराब कर रहा था। और इसके अतिरिक्त जब उसे मुसोलिनी जैसे व्यक्ति को जब उसने इटली में उभरता हुआ देखा तो और उनका आपसी तालमेल बैठा तो हिटलर को काफ़ी कुछ आगे बढ़ने की मतलब एक तरह से सहयोग मिला और हिटलर ने वो सारे कार्य किए जो जनता चाहती थी, क्योंकि जनता भी जानती थी कि राष्ट्र संघ जो है वो सिर्फ एक नाम मात्र की संस्था है और राष्ट्र संघ ने कोई भी वो एक तरह से कोई विशेष प्रभावकारी कदम नहीं उठा पा रहा है। इसके अतिरिक्त मुसोलिनी का उदाहरण इसके सबसे आगे था कि मुसोलिनी किस प्रकार से इटली में फांसीवाद को स्थापित करने में कामयाब रहा था। तो इससे जर्मनी में भी हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हिटलर भी जो था साम्यवाद का घोर विरोधी था और पूंजीवाद का समर्थक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर, एडोल्फ हिटलर किस प्रकार से कामयाब रहता है। और आज इस वीडियो में हिटलर की विदेश नीति, गृह नीति, धार्मिक नीति को समझेंगे। तो हिटलर की गृह नीति को पहले समझते हैं। हिटलर की गृह नीति, विरोधियों का सफाया। इस समय नासी दल के दो प्रमुख विरोधी थे। कौन थे? दो प्रमुख विरोधी थे। नंबर 1 मार्क्स के अनुयायी, कार्ल मार्क्स के अनुयायी, और दूसरे थे यहूदी, चाहे वे किसी भी दल से हों, संबंधित हों। इन दोनों वर्ग के नेताओं को पकड़कर जेल में ठूंस दिया गया। उसने उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर उनका सफाया किया गया। तो ये विरोधियों को सफाया करने में पहले उसने अपना उद्देश्य रखा एक तरह से हिटलर ने। तो कौन से? कार्ल मार्क्स के समर्थक और दूसरा था यहूदी, चाहे वे किसी भी दल के हों, उनको पकड़ कर उनके साथ उनको जेलों में ठूंसा गया, उन पर अमानवीय अत्याचार किए, एक तरह से उनका सफाया ही किया गया हिटलर के द्वारा। दूसरा है जर्मनी का केंद्रीकरण। तो ये दूसरा गृह नीति के अंतर्गत कार्य था। अपने विरोधियों का सफाया कर जर्मनी की केंद्रीय सत्ता को संगठित तथा मजबूत बनाया। मतलब जो विरोधी है वो हमेशा कार्य में बाधा पैदा करते थे, कोई भी कार्य होगा तो उसमें एक रोड़ा अटकाएंगे। इसी उद्देश्य से हिटलर ने सोचा क्यों न जर्मनी का केंद्रीकरण किया जाए
तो अपने विरोधियों का सफाया कर जर्मनी की केंद्रीय सत्ता को संगठित तथा मजबूत बनाया। जर्मनी के इस पुनर्निर्माण में जो राजनीतिक विचारधारा काम कर रही थी वे इटली के फासिस्ट पास से मिलती जुलती थी। तो यहाँ यह स्पष्ट बात हो जाती है कि जो इटली में फासिस्ट विचारधारा काम कर रही थी वो जर्मनी में भी देखने को मिलती है, नाजीवाद। तो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा में काफ़ी समानता थी, तो इसीलिए जर्मनी का केंद्रीकरण करने पर विशेष हिटलर ने ध्यान दिया। इसके बाद श्रमिक नीति। महायुद्ध के बाद ही जर्मनी के श्रमिकों पर मार्क्स के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था। कार्ल मार्क्स जिन्होंने श्रमिकों के बारे में विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं, श्रमिकों के मसीहा कब कहलाए जाते हैं, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किस प्रकार से श्रमिकों की दशा को सुधारा जाए। तो कार्ल मार्क्स के इन्हीं विचारों का जब जर्मनी में अधिक प्रसार प्रचार होने लगा तो हिटलर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने किसी भी प्रकार से विचारधारा को रोकने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। हिटलर साम्यवाद का घोर विरोधी था। नाजी शासन काल में श्रमिक संघों को भंग कर दिया गया। बाद में संपूर्ण जर्मन श्रमिकों को उजड़ एवं असंयत, मतलब जर्मन श्रमिक संघों को उजड़ एवं असंयत नाजी नेता डॉक्टर ले के नेतृत्व में संगठित किया गया। तो यहाँ पर श्रमिकों की जो जिम्मेदारी दी गई वो थे ले को, डॉक्टर ले, जो कि कैसे थे, एकदम रूढ़ किस्म के, असंयत और एवं उजड़ थे। तो इस प्रकार से श्रमिक नीति अपनाने का उनका उद्देश्य यही था कि मार्क्सवादी विचारधारा को रोका जाए, क्योंकि साम्यवाद भी खतरा और मार्क्सवादी विचारधारा भी उनके हिसाब से खतरा थी जर्मनी के लिए, क्योंकि नाजीवाद और हिटलर दोनों ही साम्यवाद के विरोधी थे। इसके बाद आर्थिक उत्थान। हिटलर का लक्ष्य था जर्मनी को स्वावलंबी बनाना। उसने घरेलू उत्पादन में वृद्धि की। तो आर्थिक उत्थान जब ही संभव हो सकता था जब उत्पादन बढ़े, उद्योगों का विकास हो, अधिक से अधिक नए उद्योग खोले जाए, उसमें श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो, बेकारी की समस्या खत्म हो। तो इसीलिए जर्मनी को स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य हिटलर ने रखा। इसके बाद शिक्षा और साहित्य। 1933 और 38 की अवधि में विश्वविद्यालयों के लगभग 1/3 पदों को परिवर्तित किया गया और राइट कल्चर चैम्बर की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालयों और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की भी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त नए नए विश्वविद्यालय खोले गए, जिससे कि जो जर्मनी जनता है वो अधिक से अधिक शिक्षित हो और वो अपने हितों को समझ सके। हालांकि जर्मनी जनता इस बात से तो नाराज थी कि उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और उनके बहुत से प्रदेश छीन लिए गए हैं और उनके बहुत सारी बातें थोप दी गई हैं, ये जनता जानती थी। ये तो पढ़ी लिखी जनता के साथ साथ अनपढ़ जनता भी जानती थी, लेकिन फिर भी शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1933-38 की अवधि में विश्वविद्यालयों के लगभग 1/3 पदों को परिवर्तित किया गया और राइट कल्चर चैम्बर की स्थापना की गई। इसके बाद धार्मिक नीति। इस क्षेत्र में समिष्टवाद के सिद्धांत को लागू किया गया। धार्मिक क्षेत्र में हिटलर ने किस सिद्धांत को लागू किया? समिष्टवाद के सिद्धांत को लागू किया। जर्मनी में एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई, जिसमें विशुद्ध जर्मन मूल के पादरियों को ही नियुक्त किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? हिटलर जानता था कि जर्मन मूल के पादरी होंगे तो वो जर्मनी के प्रति ज्यादा वफादार हितकारी रहेंगे, इसीलिए उसने इस बात पर विशेष बल दिया कि जर्मनी की जो राष्ट्रीय चर्च है उनमें केवल विशुद्ध जर्मन मूल के ही पादरी नियुक्त किए जाए। इसके अतिरिक्त हिटलर ने पोपों से भी समझौता कर लिया था, क्योंकि पोप अपनी विचारधारा अलग रख रहे थे जो हिटलर की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। तो पोप से भी समझौता करना उसका एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि से देखा जाए तो अच्छा कदम माना जा सकता है। इसके बाद हिटलर की विदेश नीति का उद्देश्य क्या क्या था? तो हिटलर विदेश नीति के अंदर किन उद्देश्यों को लेकर उसने
प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया। तो इसमें था नंबर 1, वर्साय तथा अन्य शांति समझौते को रद्द करना। जो वर्साई संधि जो थोपी गई संधि थी उससे बहुत आर्थिक राजनीतिक हानि हुई, तो इसी उद्देश्य को उसने हिटलर ने अपने उद्देश्य विदेश नीति को उद्देश्य बनाया था कि वर्साय तथा अन्य शांति समझौतों को रद्द किया जाए। हिटलर भी जानता था कि राष्ट्र संघ एक प्रतीक संस्था है, कोई मतलब प्रभावकारी संस्था नहीं है। नंबर 2, अपने आप को गुप्त रूप से सुसज्जित करके दूसरे देशों पर वार करना। ठीक है, मतलब अपने को सैन्य शक्ति के आधार पर मजबूत बनाओ और फिर गुप्त रूप से दूसरे देशों पर वार करो, मतलब उन्हें मौका मत दो संभलने का। इसी उद्देश्य को लेकर हिटलर ने अपनी बहुत सी गुप्त योजनाएं बनाई थी। इसके बाद प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी द्वारा खोए हुए कुछ क्षेत्रों को वापस लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत से जो क्षेत्र थे खो दिए थे, और इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड, फ्रांस ने भी उन पर दबाव डालकर उनको छोड़ने का एक विवश किया गया। तो इस बदले को भी लेना था। इसके बाद नंबर 4, मीन कैंप में हिटलर ने लिखा है कि यूरोप में कभी दो शक्तियों को उठने न दिया जाए। तो मीन कैंप में जो हिटलर ने अपने विचार व्यक्त किए उसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यूरोप में कभी दो शक्तियों को उठने न दिया जाए, शक्ति को उठने पर कुचल दिया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि शक्ति कोई अपना सिर उठा रही है तो उसको आगे नहीं बढ़ना दिया जाए, क्योंकि वो बाद में विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। ऐसा उसने मीन कैंप में लिखा है। हिटलर ने निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया। अब कौन कौन से साधन थे उनको हम देखेंगे। नंबर 1, पुनः शस्त्रीकरण की नीति। हिटलर अच्छी प्रकार से जानता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कहावत को उसने अपनाया कि जब तक कोई देश शस्त्रों के आधार पर यदि कमजोर है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा वो देख चुका था कि इटली ने किस प्रकार से आक्रामक कार्रवाई की और इंग्लैंड, फ्रांस ने कुछ नहीं किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ भी कुछ करने में असफल रहा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उसने जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे जर्मनी पर कि आप मतलब अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अतः उसने इसको उल्टा करने की कोशिश, पूरा प्रयास किया और शस्त्रीकरण को जर्मनी में बढ़ावा दिया। तो पुनः शस्त्रीकरण की नीति में हिटलर का मानना था कि संघर्ष से ही सृजन होता है। हिटलर का मानना क्या था कि संघर्ष करने से ही सृजन होता है, यानी विश्व में युद्ध भी शांति के लिए आवश्यक है, ऐसा हिटलर का मानना था। प्रचार, विजय केवल तलवार के बल पर ही संभव है, प्रचार एवं लेखन जरूरी है। मतलब अगर आप वक्ता अच्छे हैं और आपकी लेखन कला अच्छी है तो विजय केवल तलवार के बल पर ही संभव है, ये भी है। तो और आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, जैसा कि हिटलर का व्यक्तित्व इस बात को दर्शाता है कि हिटलर कितना योग्य और मनोवैज्ञानिक तरीके से एकदम अच्छा एक तरह से वक्ता माना जा सकता है। मतभेद उत्पन्न करना, मतलब उसका मानना था कि यदि अपना उद्देश्य पूरा करना है तो दो शक्तियों के बीच में हमेशा मतभेद बनाए रखो, जिससे कि वो कंफ्यूजन की स्थिति में बनी रहे। ऐसा ही उद्देश्य था हिटलर का। जर्मनी और जापान का समझौता पश्चिमी देशों के विरुद्ध किया गया था। तो हिटलर ने जो जर्मनी और जापान के बीच में जो समझौता हुआ, हिटलर और जर्मनी और जापान, तो इनके बीच में समझौते का कारण यही था कि पश्चिमी देशों के विरुद्ध ये किया गया था, उनके अंदर आपसी मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनाई जा सके। अब तो इसके बाद हम देखेंगे विदेश नीति के प्रमुख कार्य। अब ये देखेंगे कि हिटलर ने विदेश नीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए और उन कार्यों का वह कितना उसके लिए लाभकारी रहे, इसको विस्तार समझेंगे। नंबर 1 है राष्ट्र संघ से अलग होना। तो हिटलर अच्छी प्रकार से जानता था कि राष्ट्र संघ ने किसी भी प्रकार से कोई प्रभावकारी कदम उठाने में वह अक्षम है और रहा, और इसके कई उदाहरण थे। मित्र राष्ट्र जो चाहे वो करते थे, और इसके अतिरिक्त जो इटली उभरता हुआ मुसोलिनी आक्रामक कार्रवाई को रोकने में वह अक्षम। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी में हिटलर निशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया। कब? 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी में
उसमें हिटलर निशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया और राष्ट्र संघ की संस्था भी त्याग दी। तो राष्ट्र संघ की संस्था थी उसको उसने त्याग किया। हिटलर आक्रमक नीति का संकल्प कर चुका था। इसके बाद नंबर 2, पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता। 26 जनवरी 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए एक अनाक्रमण समझौता किया गया। इसका उद्देश्य पोलैंड को भयमुक्त करना था। पोलैंड को खतरा बना रहता था जर्मनी से। जर्मनी की आक्रामक कार्रवाई से पोलैंड सदैव सशंकित रहता था। तो इसीलिए उसको विश्वास में लेने के लिए जर्मनी ने क्या किया कि उससे समझौता किया 10 वर्ष के लिए। कब किया? 26 जनवरी 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता किया। इसका उद्देश्य पोलैंड को भयभीत करना और फ्रांस की सुरक्षा प्रणाली निर्बल बनाना था। और इसका एक और कारण था कि वो ये चाहता था हिटलर कि फ्रांस की जो सुरक्षा प्रणाली को कमजोर किया जाए। इसके बाद नंबर 3, ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास। तो सेंट जर्मन की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी का एकीकरण वर्जित कर दिया गया। कौन सी संधि थी? सेंट जर्मन की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी का एकीकरण वर्जित कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया जनता जर्मनी के साथ एकीकरण के लिए इच्छुक थी। तो सेंट जर्मन की संधि हुई। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी है इनका जो एकीकरण को रोक लगा दी गई। तो लेकिन इसके जर्मनी जनता नाराज हुई और वो ये चाहती थी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक किया जाए। और वही ये हिटलर का भी उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया को किसी प्रकार से हड़पा जाए। सार का अधिकार। राष्ट्रसंघ ने सार में जनमत संग्रह करवाया कि जर्मनी की जनता फ्रांस के साथ जर्मनी के साथ रहना चाहती है। मतलब राष्ट्रसंघ ने सार में जनमत संग्रह कराया कि सार की जो जनता है वो फ्रांस के साथ रहना चाहती है कि जर्मनी के साथ। तो सार की जनता ने जर्मनी के पक्ष में मतदान किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि स्पष्ट रूप से सार जो है वो जर्मनी में मिल गया। तो ये एक तरह राष्ट्र ने एक तरह से एकदम स्पष्टवादी नीति अपनाते हुए जो जनमत संग्रह कराया, इससे कोई झगड़ा पैदा भी नहीं हुआ और आसानी से जर्मनी का सार पर अधिकार हो गया। शस्त्रीकरण। सार का अधिकार होते ही हिटलर ने शस्त्रीकरण के कार्य को और तीव्र गति प्रदान कर दी। अब हिटलर को ये विश्वास हो गया कि राष्ट्र संघ और जो मित्र राष्ट्र देश है वो भी एक तरह शस्त्र के आगे झुकने को तैयार रहते हैं और जिसके पास अधिक शस्त्र अस्त्र है, जिसकी सेना अधिक मजबूत है, तो वह कुछ भी करे, कोई बोलने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए उसने क्या किया कि तीव्र गति से और शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। 16 मार्च 1935 को हिटलर ने पुनः जर्मनी की शस्त्रीकरण की घोषणा की और इसकी मतलब अनाउंसमेंट भी कर दिया हिटलर ने। कब किया? 16 मार्च 1935 ईस्वी को हिटलर ने पुनः जर्मनी की शस्त्रीकरण की घोषणा की। इसका नंबर है एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता। ये ब्रिटेन के साथ हुआ और इसमें क्या किया गया? यह समझौता जून 1935 ईस्वी में संपन्न हुआ। कब? यह समझौता जून 1935 ईस्वी में संपन्न होता है। इस समझौते से जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना के, ये ध्यान दें, इस समझौते से जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना के 35% के अनुपात में जल सेना रखने की अनुमति मिल गई। तो इस समझौते का जो पूरा एक तरह से मेन उद्देश्य था वो ये था कि इस समझौते से जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना के 35% के अनुपात से जल सेना रखने की अनुमति मिल गई। इसका नंबर नेक्स्ट, राइन प्रदेश का सैन्यीकरण। तो हिटलर को एक सफलता मिलती जा रही थी तो उसका उत्साह भी बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया। तो उसने फिर राइन प्रदेश का सैन्यीकरण करने का निश्चय किया। हिटलर लोकार्नो की संधि को समाप्त करके राइन प्रदेश को पुनः सामरिक दृष्टि से सुसज्जित करना चाहता था। तो लोकार्नो संधि जो हुई थी
उसको वह समाप्त करके क्या करना चाहता था, राइन प्रदेश का उसको सुसज्जित और उसका क्या करना चाहता था, एक तरह शैली मतलब पुनः सामरिक दृष्टि सुसज्जित करना चाहता था। 2 मई 1936 ईस्वी को उसने राइन प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। तो ये साल पर अधिकार, फिर राइन प्रदेश पर अधिकार, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता थी। और एंग्लो जर्मन नौसेना से उसे नौसेना शक्ति में वृद्धि करने की भी परमिशन मिल गई। तो इससे हिटलर का उत्साह और अधिक बढ़ गया। नंबर नेक्स्ट, रोम बर्लिन धुरी। रोम बर्लिन धुरी 1 नवंबर 1936 को मुसोलिनी ने प्रथम बार संसार को रोम बर्लिन धुरी के बारे में जानकारी दी। तो रोम बर्लिन धुरी, इसका एक तो विचारधारा आपस में मिल रही थी हिटलर और मुसोलिनी की, दूसरा जर्मनी के तानाशाह हिटलर को पता था कि मुसोलिनी की विचारधारा और उनका सहयोग उनके लिए बहुत आवश्यक है। और इसी मेलजोल का एक परिणाम निकला कि इन दोनों ने एक गठबंधन किया, एक संधि आपस में, और इसको गुप्त रूप से रखा। बाद में ये इसीलिए किया कि किसी और को खबर ना लगे और कोई विरोध ना करने लग जाए। तो इसीलिए उसने ये आपस में एक रोम बर्लिन धुरी का निर्माण करने के बाद 1 नवंबर 1936 को घोषणा की जाती है कि हमने आपसी जो एक संधि करके हमने गठबंधन बना लिया है। तो इसका लाभ जर्मनी को काफ़ी हुआ और हिटलर ने भी इसका काफ़ी उसको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, सहयोग मिला। नंबर नेक्स्ट, बर्लिन टोक्यो धुरी। अब ये टोक्यो और बर्लिन मतलब राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो। ऐसे रोम की राजधानी, इटली की राजधानी रोम और बर्लिन जर्मनी की राजधानी। तो रोम बर्लिन धुरी के बाद बर्लिन टोक्यो धुरी 25 नवंबर 1936 ईस्वी को जर्मनी ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटन पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। कौन सा पैक्ट था? एंटी कॉमिंटन पैक्ट। कब किए? 25 नवंबर 1936 ईस्वी को जर्मनी जापान के साथ एंटी कॉमिंटन पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते का उद्देश्य साम्यवादी रूस का विरोध करना था। क्या करना था? साम्यवादी रूस का विरोध करना था। और 6 नवंबर 1937 ईस्वी में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया। तो बर्लिन टोक्यो धुरी और रोम बर्लिन धुरी ने एक तरह से एक नए गठबंधन मतलब एक गुट को बढ़ावा दिया। और ये तीनों ही शक्तियाँ एक तरह से तानाशाही, निरंकुशवाद के समर्थक, लोकतंत्र के विरोधी और एक दूसरे की विचारधारा में मेल खाती थी। तो इनके आपसी विचारधारा मिलने के कारण एक तरह से विश्व में एक उग्र राष्ट्रवाद को और अधिक बढ़ावा मिला। इसके बाद देखते ऑस्ट्रिया को हड़पना। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के संबंध में अपना पहला कदम 12 फरवरी 1938 को उठाया और सुस्निंग ऑस्ट्रिया को नहीं बचा पाया। सुस्निंग ने जो है ऑस्ट्रिया को बचाने का पूरा प्रयास किया और लेकिन सुस्निंग की नहीं चली और बाद में ऑस्ट्रिया को हड़पने में हिटलर सफल रहा। तो इसके बाद देखते हैं चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग। कई कारण थे कि चेकोस्लोवाकिया के अंगभंग क्यों किए गए, इसका कई रीजन्स थे। इनके कारणों को हम समझेंगे। नंबर 1, चेकोस्लोवाकिया का लोक सभात्मक राष्ट्र था। एक तरह से चेकोस्लोवाकिया क्या था? लोक सभात्मक राष्ट्र। नंबर 2, राष्ट्र संघ का कट्टर समर्थक। नंबर 2 रीजन इसका कारण है। नंबर 3, फ्रांस और रूस का मित्र। और नंबर 4, वर्साई की संधि से इसकी उत्पत्ति हुई थी चेकोस्लोवाकिया की। और नंबर 5, चीन की शक्तिशाली चेकोस्लोवाकिया की शक्तिशाली जो एक शक्ति, सैनिक शक्ति जो कभी भी संकट का कारण बन सकती थी। और नंबर नेक्स्ट, सामरिक दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया का महत्वपूर्ण होना। तो पहला जो था कि इसमें लोक सभात्मक राष्ट्र होना, क्योंकि जनता को अधिक प्रतिनिधित्व मिल रहा था। तो ये इसके विरोधी थे जर्मनी, इटली, जापान। और जर्मनी चाहता था कि चेकोस्लोवाकिया की जो शक्ति को तोड़ा जाए और वो साम्यवाद के भी विरोधी थे। तो
साम्यवाद के घोर विरोधी हिटलर नहीं चाहता था कि चेकोस्लोवाकिया में जनता की कोई प्रतिनिधि मतलब उनको जनता को अधिक भागीदारी हो, तो इस उद्देश्य से उसने उसका अनुगमन करने का निश्चय किया। राष्ट्र का कट्टर समर्थक, चेकोस्लोवाकिया राष्ट्र की बात को मानने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, तो ये बात हिटलर को हजम नहीं हो रही थी। नंबर 3, फ्रांस और रूस का मित्र। फ्रांस और रूस का मित्र ये चेकोस्लोवाकिया था। तो फ्रांस और रूस का मित्र होने का मतलब था शत्रु से उनकी मित्रता, और जो जर्मनी एवं हिटलर नहीं चाहते थे कि ये मित्रता अधिक दिनों तक बरकरार रहे, इसीलिए चेकोस्लोवाकिया का अनुगमन करने का प्रयास किया गया। इसके बाद है वर्साई की संधि से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और वर्साई जो संधि थी वो जर्मनी के लिए बहुत ही नासूर सिद्ध हुई थी, और इसीलिए हिटलर ने इसका अनुगमन करने का, चेकोस्लोवाकिया को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास पूरा किया। इसके बाद चेक की शक्तिशाली जो सेना थी वो कभी, यानी चेक की बढ़ती हुई शक्ति जो थी वो कभी भी संकट का कारण बन सकती थी, इसीलिए इसका अनुगमन करने का प्रयास किया गया। और सामरिक दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया महत्वपूर्ण था। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता क्या था? इस समझौते का यूरोप की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसका? म्यूनिख समझौता का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर इसका मतलब गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए मोटे तौर पर फ्रांस द्वारा निर्मित महाद्वीपीय सुरक्षा पंक्ति को नष्ट कर दिया था। महाद्वीपीय प्रणाली की सुरक्षा पंक्ति को उसने क्या कर दिया था? नष्ट। किसने? म्यूनिख समझौते ने। म्यूनिख समझौते से रूस को विश्वास हो गया कि इंग्लैंड और फ्रांस ने जानबूझकर हिटलर को संतुष्ट किया है। मित्र राष्ट्रों की जो नीति थी, इंग्लैंड फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, जब इस बात की जानकारी रूस को प्राप्त हुई तो रूस इससे काफ़ी नाराज हुआ, और म्यूनिख समझौते ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा, और फ्रांस द्वारा निर्मित जो महाद्वीपीय सुरक्षा पंक्ति को नष्ट करने में म्यूनिख समझौता अपना प्रभावकारी भूमिका निभाता है। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया का अंत। 15 मार्च 1939 को जर्मन सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया और संपूर्ण देश को अपने अधिकार में ले लिया। कब सफल रहा हिटलर? 15 मार्च 1939 को जर्मन सेनाएं सुसज्जित होकर चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश करती है और उस पर अपना अधिकार जमा देती है। हिटलर के इस कदम से इंग्लैंड और फ्रांस का भ्रम दूर हुआ, मुसोलिनी को भी थोड़ा क्रोध आया। तो इस कदम से क्या हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस जो भ्रमित अवस्था में थे कि हिटलर जैसा कह रहा है वैसा ही करेगा, लेकिन हिटलर ने ऐसा न करके अपने मन की और 15 मार्च 1939 को चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। तो जर्मनी की शक्ति बढ़ रही थी, इधर सार पर अधिकार करा, इधर राइन प्रदेश का सैनिकरण करने में लग गया, और एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता होता है, म्यूनिख समझौते का प्रभाव और चेकोस्लोवाकिया का अंत करना, ये बहुत बड़ी उसकी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। सोवियत रूस के साथ संधि, रूस के साथ समझौता करके उससे पश्चिमी देशों से विमुख करने की चाल खेली। तो ये भी मतलब हिटलर एक तरह से बहुत ही शातिर किस्म का एक तरह तानाशाह, तो उसने रूस से भी समझौता कर लिया, ये दिखाने के लिए कि पश्चिमी देश ये सोचें कि मतलब ये इनके साथ कोई एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है, और रूस को भी धोखा देने के लिए उसने ये समझौता किया सोवियत के साथ, सोवियत रूस के साथ, और ये तरह की चाल उसको खेली थी कि रूस जो है यूरोप से अलग हो जाए, कट जाए, ऐसा उसने इसलिए किया। 23 अगस्त 1939 को रूस और जर्मनी में अनाकोना समझौता हुआ, और ये भी चाहता था कि जर्मनी और रूस एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना बनाए रखें, लेकिन जर्मनी यानी हिटलर ये चाहता था कि कौन सी मतलब शतरंज का खेल खेल रहा था एक तरह से, कि कौन सी चाल कहाँ चल रही है, और रूस को भी धोखे में रखने के लिए उसने इसके लिए समझौता रूस के साथ किया। इसके बाद पोलैंड पर आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल बिना युद्ध की घोषणा किए ही जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया।
तो पोलैंड पर आक्रमण करना यानी द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हो जाना। और जर्मनी की जो वायुसेना थी उसने पोलैंड पर बम वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार से जो पूरा विश्व बारूद के ढेर पर पहुंच गया था, अब उसमें आग लगाने का काम जर्मनी ने कर दिया। और हिटलर की विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक तरह से एक कारण माना जा सकता है कि हिटलर की ये जो आक्रामक विदेश नीति रही वो द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बनी। तो आज हमने विस्तार से देखा कि किस प्रकार से हिटलर की गृह नीति में उसने कौन कौन सी बातों को मतलब महत्व दिया। जैसे कि नंबर 1, विरोधियों को सताया। विरोधियों में उसके मार्क्स के अनुयायी और यहूदी ये उसके विरोधी थे। इसके बाद जर्मनी का केंद्रीकरण अपने विरोधियों का सफाया कर जर्मनी की केंद्र सत्ता को संगठित तथा मजबूत बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा। श्रमिक नीति के अंतर्गत उसने महायुद्ध के बाद जर्मनी के श्रमिकों पर मार्क्स के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था। ये हिटलर नहीं चाहता था और हिटलर साम्यवाद का घोर विरोधी था। अतः इसीलिए उसने डॉक्टर लेग को नियुक्त किया, जो कि एक तरह से असंयत नाजी नेता था और उजट व्यक्ति था। इसके आर्थिक उत्थान में उसने जर्मनी को स्वावलंबी बनाने का पूरा प्रयास किया। शिक्षा और साहित्य में उसने 1933 से 38 की अवधि में विश्वविद्यालय में लगभग 1/3 पदों को परिवर्तित किया था और राइच कल्चर चैम्बर की स्थापना की। धार्मिक नीति में देखते हैं कि उसने इस क्षेत्र में समिष्टवाद के सिद्धांत को लागू किया और जर्मनी में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई, जिसमें विशुद्ध जर्मन मूल के पादरियों को नियुक्त किया गया और पोपों से भी समझौता हुआ। हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे? एक तो वर्षाय तथा अन्य शांति समझौते को रद्द करना, अपने आप को गुप्त रूप से सुसज्जित करके दूसरे देशों पर वार करना यानी आक्रमण करना। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी द्वारा खोए हुए कुछ क्षेत्रों को वापस लेना। मीन कैंप में हिटलर ने लिखा है कि यूरोप में कभी दो शक्तियों को उठने न दिया जाए, शक्ति को उठने पर कुचल दिया जाए। हिटलर ने निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया, जैसे पुनः शस्त्रीकरण की नीति, प्रचार, मतभेद उत्पन्न करना। विदेश नीति के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे जिससे उसको लाभ हुआ? और उसकी विदेश नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का बाद में कारण बनती है, जैसे कि राष्ट्र संघ से अलग होना। 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी में हिटलर ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो गया। इसके बाद पोलैंड के साथ अनाकरण समझौता, ये कब होता है? 26 जनवरी 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए अनाकरण समझौता होता है। नंबर 3, ऑस्ट्रिया को हटाने का प्रयास। सेंट जर्मन की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी का एकीकरण वर्जित कर दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया जनता जर्मनी के साथ एकीकरण के लिए इच्छुक थी। साल का अधिकार कर लिया। जब राष्ट्रसंघ ने जनमत संग्रह करवाया तो उसमें फ्रांस के साथ न मिलकर जर्मनी के साथ पक्ष में मतदान होता है और जर्मनी में इसको मिला लिया जाता है। शस्त्रीकरण के अंतर्गत देखें तो 16 मार्च 1935 ईस्वी को हिटलर ने पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। इसके बाद एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता होता है 1935 में। इस समझौते से जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जनसेना के 35% के अनुपात से जनसेना रखने की अनुमति मिल जाती है। राइन प्रदेश का सैनिकरण होता है 2 मई 1936 को। उसने राइन प्रदेश पर अधिकार भी कर लिया। रोम बर्लिन धुरी 1 नवंबर 1936 को ये उजागर होती है। इसका बर्लिन टोक्यो धुरी 25 नवंबर 1936 को जर्मनी जापान के साथ एंटी कॉन्टिनेंटल पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और 6 नवंबर 1937 में इटली भी इसमें शामिल हुआ था। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। ऑस्ट्रिया को हड़पना 12 फरवरी 1938 को शोषण मतलब इसको कार्य को आगे बढ़ाया गया। शोषण ने काफी ऑस्ट्रिया को बचाने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं रहा। चेकोस्लोवाकिया भंग करने के कारण एक तो वो लोक सभात्मक राष्ट्र होना, दूसरा राष्ट्रसंघ का कट्टर समर्थक होना, फ्रांस और रूस का मित्र होना, चेकोस्लोवाकिया का वर्साई संधि से इसकी उत्पत्ति होना और चेकोस्लोवाकिया शक्ति भी संगठन का कारण बन सकती थी और इसके सामरिक दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया का महत्वपूर्ण होना। म्यूनिख समझौता, इस समझौते में क्या किया? अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति पर गहरा प्रभाव छोड़ा
और फ्रांस द्वारा निर्मित जो महाद्वीपीय सुरक्षा पंक्ति को उसने नष्ट कर देता, पूरा नष्ट किया। और म्यूनिख समझौते ने रूस को विश्वास हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांस ने जानबूझकर हिटलर को संतुष्ट किया है। चेकोस्लोवाकिया का अंत होता है 15 मार्च 1939 को और जर्मन सेना ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश कर उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। सोवियत रूस के साथ समझौता करके उसे पश्चिमी देशों से विमुख करने की एक तरह से चाल थी हिटलर की। और 23 अगस्त 1939 को जर्मनी के साथ उसका अनापरण समझौता होता है। पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल बिना युद्ध की घोषणा करी जर्मन सेनाएं बम वर्षा करने लगती है और इस प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर का श्रेय गणेश होता है। और हिटलर की जो विदेश नीति थी उसकी जो नीतियों के अंतर्गत जो तत्व थे विद्यमान वो ही इसका कारण बने और पूरा विश्व द्वितीय विश्व की ज्वाला में जल उठा। तो आज हम इस वीडियो में जर्मनी में नाजीवाद के अंतर्गत हिटलर की गृह नीति, हिटलर की धार्मिक नीति, हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य और विदेश नीति के प्रमुख कार्य इनको समझा, जिसमें राष्ट्र संघ से अलग होना, पोलैंड के साथ अनापरण समझौता, राष्ट्रीय को हटाने का प्रयास, सार्वभौम अधिकार, सशक्तिकरण, एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता और राइन प्रदेश का सैनिकरण, रोम बर्लिन ट्यूब की दूरी, ऑस्ट्रिया को हड़पना, चेकोस्लोवाकिया का अंग और म्यूनिख समझौता, चेकोस्लोवाकिया का अंत, सोवियत रूस के साथ संधि और पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।